लोन का गंदा धंधा चल रहा है। एक क्लिक पर मिलने वाला ये लोन शुरू में आपको बेहद मामूली लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोन की रकम इतनी बढ़ जाती है कि लोन लेने वाला चाहकर भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और बहुत ध्यान से देखिए ताकि आप इस तरह के मकड़जाल में ना फंसे। आज पूरे हिंदुस्तान को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। ये स्टोरी हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। इस खबर को देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत बड़े धोखे से, बहुत बड़े फरेब से, बहुत बड़े लूट तंत्र से बच जाएंगे। नहीं देखेंगे तो खुल्लम खुल्ला लुट जाएंगे। न्यूज़ 24 देश के कोने कोने में फैल चुके सबसे नए और सबसे बड़े लूट तंत्र पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारी ये पड़ताल पूरे हिंदुस्तान को सावधान करेगी, उस खेल को नाकाम करेगी जो अब लोगों को बेमौत मार रहा है। ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ले लेगा इंस्टेंट जान। कर्ज के कुचक्र में फंसाएंगे, पैसे लिए तो जान गवाएंगे। एक क्लिक में मिलता है कर्ज, हिंदुस्तान में फैला नया मर्ज। चीन का लोन युद्ध भारत के विरुद्ध। क्या आपको पैसे की बहुत जरूरत है? कहीं आप कर्ज लेने की तो नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हैं तो रुकिए, जरा ठहरिए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारी ये इन्वेस्टिगेशन आपको उस कर्ज घोटाले से बचाएगी जो अब जानलेवा बन चुकी है। आसानी से कर्ज लेने का लालच आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। ऐप पर इंस्टेंट लोन का ये वो शॉर्टकट है जो चीन की साजिश का नया हथियार बन गया है। एक ऐसा हथियार जिसमें सिर्फ 5,000, 7,000 और 8,000 के लोन में इंसान को जान गंवानी पड़ती है। ऐप पर तुरंत लिया गया कर्ज किस तरह कातिल बन जाता है, ये उसका सबूत है। ये एक किस्म का ऑनलाइन आतंक है जो बिना बम और बारूद की जिंदगी खत्म कर रहा है। कर्ज लेने वाले को इतना टॉर्चर किया जाता है कि कई लोगों ने तो खुद को खत्म तक कर लिया। भारत में चीन के कर्ज का ये कातिल मकड़जाल किस कदर फैल चुका है, ये इंसान को कैसे फंसाता है, उसे बर्बाद और तबाह कैसे करता है, ये सब आपको आसान भाषा में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन चंद लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने कुछ हजार कर्ज लिए और अपना सब कुछ लुटा बैठे। इस शख्स से मिलिए। इसका नाम और पता जरूरी नहीं है, जरूरी है इसकी हिला देने वाली कहानी, उस लूट तंत्र की कहानी जिसने इसे बर्बाद कर दिया। ये पेशे से इंजीनियर है। कोरोना काल में सैलरी टाइम पर नहीं आ रही थी, पैसे की अर्जेंट जरूरत थी। इंटरनेट पर लोन को लेकर सर्च किया तो चीन की ऐप से मिलने वाले इंस्टेंट लोन के बारे में पता चला। सोचा था कि पैसे हाथ में होंगे तो मुसीबत का सामना कर लेंगे, पर यह पता नहीं था कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इन्होंने चीनी ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर दिया, 5,000 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन हाथ में आए सिर्फ 3200 रुपए। बाकी पैसे प्रोसेस फीस के तौर पर काट लिए गए। 5 दिन कंप्लीट हुआ तो इनका कॉल आने लगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा हायर अमाउंट मिलेगा। तो उस टाइम तो पैसे थे नहीं। फिर जिससे 7वें दिन हुआ तो 7वें दिन ये सुबह ही कॉल करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप 10 बजे तक पेमेंट नहीं करते हो तो आपके फैमिली मेम्बर को कॉल करेंगे, आपके जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट है उनको कॉल करेंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करेंगे। और ऐसे फिर मजबूरी होता है जब आप एक ऐप खोलते हैं, जैसे फॉर्चून बैग है, उसमें खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आपसे एक से आपने लिया है तो वो खुद ही ऑफर देते हैं कि आप दूसरे से लेके मेरा पेमेंट कर दीजिए। अब इस तरह करते करते जाल में फंसते मैं अभी तक नहीं कुछ तो 3 लाख रुपए गंवा चुका हूँ। इंजीनियर ने पिछले साल अक्टूबर में ऐप से लोन लेने के बाद 2 और ऐप से लोन लिया जो अब बढ़कर 3 लाख हो चुका है।
लेकिन लोन नहीं चुकाने पर फर्जी नोटिस बनाकर मैसेज भेजकर प्रताड़ित कर रहे हैं। जी अभी तो फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस भी आता है कितना आपका ड्यू हो गया। डेली का इनका 100, 130, 150 रुपये पेनल्टीज़ रहते हैं, वो डेली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और मैसेजेस आते रहते हैं कि पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट करनी है। और थ्रेटिंग कॉल भी होती हैं, दिन भर में 10-12 कॉल आ जाती हैं और पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही इंस्टेंट लोन के जाल में फंसा है। अब इनसे मिलिए, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, लोन को लेकर अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐप वाली चीनी साजिश के शिकार हो गए। इन्होंने भी मुश्किल वक्त में ऐप के जरिए आसानी से मिलने वाला 5,000 का लोन लिया था, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई। अब भी 8,000 रुपए बकाया है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप जनरली ये सोचिए कि एक मिडिल क्लास का आदमी अगर 7 दिन के लिए कोई एक छोटा अमाउंट ले रहा है, तो अगर वो 7 दिन के लिए उस अमाउंट को ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, तभी ले रहा होगा। और जब उस मजबूरी में आदमी फंसता है और वो 7 दिन में अरेंज नहीं कर पाता है, तो उसे इन दूसरे ऐप्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी किया, मैंने एक ऐप के पेमेंट को चुकाने के लिए 2 अलग अलग पेमेंट ऐप से फिर से लेना पड़ा, और उन 2 अलग अलग ऐप्स को के पेमेंट्स को चुकाने के लिए, क्योंकि इनका इस तरीके का प्रेशर होता था कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्होंने मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी बनाए, मुझे डिफेम करने की बहुत सी कोशिशें करी भी। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट्स पे भी 1-2 बार टचअप किया, रेफरेंसेस पे भी कॉल करी और गाली गलौज करी, और मतलब आप इस तरीके का मेंटल हैरेसमेंट प्रेशर डाला है इन लोगों ने कि आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। 5,000 का लोन 7 से 8 दिन में चुकाना था, लेकिन 8 दिन पूरे होते ही इंस्टेंट लोन वालों का टॉर्चर शुरू हो गया। धमकियों भरे मैसेज आने लगे। इस मैसेज को देखिए, साफ साफ लिखा है, लोन देने में 4 दिन की देरी हुई, या तो लोन दे वरना आपके सभी कॉन्टैक्ट को हकीकत बता दी जाएगी। चीनी ऐप से मिलने वाले इंस्टेंट लोन ने 1-2 नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। लोन का ये फ्रॉड इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता है कि लोन लेने वाला एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे से तीसरे ऐप और तीसरे से चौथे ऐप पर कर्ज लेने और पुराने कर्ज को चुकाने को मजबूर हो जाता है। ये वो दलदल है जिसमें कोई एक बार गिरा तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंस्टेंट लोन के दलदल में फंसे एक और शख्स ने न्यूज़ 24 को बहुत ही चौंका देने वाली सच्चाई बताई। ये शख्स भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। लॉकडाउन में इन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, सैलरी मिलनी बंद हो गई। जीने के लिए इन्होंने अपनी सारी डिटेल शेयर करते हुए इंस्टेंट लोन लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। अपनी इस बदतमीजी तक उतर आए कि नहीं सर, हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, हम आपके फोटोज पे फ्रॉड लिख के फॉरवर्ड करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उनको अब्यूसिव कॉल करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इस हद तक आ गया। और सबसे मेन जो इनका फंडा है, इन कंपनीज या इन ऐप्स के द्वारा मैंने भी जो लोन लिया था वो करीबन मिला तो मुझे था 1.5 से 2 लाख रुपए, पर जो पे करना है वो जाके है करीबन 3 लाख रुपए। ये तो सिर्फ चंद चेहरे हैं, चंद किरदार हैं। देश दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहे इस बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम देश इससे बचने का अब तक कोई परमानेंट तरीका नहीं निकाल पाए। तरीका बस एक है, सावधानी। आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको भी महज कुछ दिनों के लिए बिना वेरिफिकेशन के पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही चाइनीज बेस्ड फ्रॉड ऐप की, जो फ्रॉड ऐप से आपको लोन देते हैं और उसके बाद आपको मेंटली हरास किया जाता है और लाखों को चूना लगाया जाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इस ऐप के जरिए फंसाने के बाद आपको कई ऐपों से पैसा दिया जाता है और उसके बाद मेंटली हरास करके आपकी प्राइवेसी के अंदर घुसा जाता है। आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ताकि आप कोई गलत कदम उठाएं, और ये ऐसा हुआ भी है। लेकिन इस मामले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान कर रहे हैं कि जहां चाइनीज़ ऐप से लोन लेने के कारण कई लोगों ने कई पैसा गंवा दिया, यानी महज 5,000 लिया तो उसको लाखों देने पड़े। तो फिलहाल अगर आप इन चीज़ों से बचे, सावधानी रहें, तो शायद इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। कैमरामैन भरत रावत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देखा आपने कि चीनी ऐप पहले एक क्लिक पर लोन देकर जाल में फंसाते हैं और फिर मौका मिलते ही कंगाल बना देते हैं। इस ऐप के जरिए लोन लेना बेहद आसान है, लेकिन लोन लेने वाला ये भूल जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। आखिर ये गोरख धंधा होता कैसे? कैसे लोग ना चाहते हुए भी इस जाल में फंस जाते हैं? देखिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं बात कर रही हूँ बैंक के बिहाफ से। हाँ जी, बोलिए।
सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए, लोन चाहिए। मामा कैश, धनाधन लोन, कैश ऐप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, कैश मंकी, कैश एलिफेंट, क्विक कैश। अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऐप हैं तो आप कभी भी इंस्टेंट लोन के दलदल में फंस सकते हैं। ये चीनी ऐप लोन देने के नाम पर न सिर्फ लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे हैं बल्कि जान लेने पर भी आमादा है। अबे तुम लोग तो देश के गद्दार हो गए, चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार हो। चाइना के लिए कर रहा के बाद फिर लोन की लगा चाइना को मैं तो देश मैं तो लोन क्यों ले रहा हूँ, मैं तो लोन क्यों ले रहा हूँ, मैं तो चाइना क्या कर रहा हूँ, मैं तो चाइना खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से। हिंदुस्तान में अब तक चीनी ऐप से लोन लेकर 6 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। ये पूरा खेल इतने शातिर तरीके से खेला जाता है कि लोन लेने वाला चाह कर भी बच नहीं सकता। आपको स्टेप टू स्टेप पूरा खेल समझाते हैं। पहला स्टेप, चीनी ऐप इंस्टेंट लोन देते हैं। दूसरा स्टेप, 7 से 8 दिन में ही रकम लौटानी होती है। तीसरा स्टेप, रकम नहीं लौटाने पर लीगल एक्शन की बात कही जाती है। चौथा स्टेप, रकम नहीं लौटाने पर धमकियां और गालियां दी जाती हैं। पिछले साल कोरोना के समय में हिंदुस्तान में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। इसी बात का फायदा चीन के इन धोखेबाजों ने उठाया, धोखेबाजी का पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। इस पीड़ित की जुबानी सुनिए कैसे ये चीनी ऐप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उस स्ट्रेस में लोगों ने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया कि हम घर बैठे बैठे कहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरतें सबके सामने मुंह भागे खड़ी थी और पैसे उस समय दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल था क्योंकि सबकी वही स्थिति थी। अब वहाँ से इनका लगभग फरवरी मार्च से इनका असली खेल शुरू हुआ। इंस्टेंट लोन बांटने वालों के टारगेट पर सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियां और महिलाएं होती हैं, जिनसे पहले उनकी सारी डिटेल मांगी जाती है और फिर लूट का असली खेल शुरू होता है। कोरोना के दौर में इंस्टेंट लोन का चलन अचानक बढ़ा। कई चाइनीज मोबाइल ऐप के जरिए इस काले खेल को खेला जा रहा है। इंस्टेंट लोन के नाम पर लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करते हुए ऐप को पर्सनल डिटेल जैसे फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट देनी होती है। कर्ज लेने वाले को ऐप में आधार, पैन, बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती है। दस्तावेज अपलोड होने के कुछ मिनट बाद बैंक अकाउंट में रकम आ जाती है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल। ऐसे ऐप 30 से 35% का सालाना ब्याज तो लेते ही हैं। उससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ड्यू डेट पर लोन न मिलने पर रोज 3000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है। पहला लोन चुकाने के चक्कर में कई ग्राहक दूसरे ऐप से लोन लेने के झांसे में फंस जाते हैं। चाइनीज लोन ऐप लोगों को अपने जंजाल में फंसाते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक दफे वहां से लोन ले लेता है, उसका ब्याज जो प्रॉमिस किया जाता है उससे कहीं ज्यादा बाद में दिया जाता है, बल्कि जब लोन के पैसे वो वापस भी लौटा देता है उसके बाद भी उसको फोन आते रहते हैं कि आपने पैसा वापस करना है। धमकियां आती रहती हैं, उसको बदनाम किया जाता है इंटरनेट पे। एक बार आपने इन्हें अपनी गैलरी और अकाउंट की जानकारी दी तो समझिए इन्हें आपको ब्लैकमेल करने का हथियार मिल गया। हर किसी के मोबाइल पर पर्सनल फोटो है, बैंक अकाउंट की जानकारी है, एटीएम का पासवर्ड है। डिटेल शेयर करते ही इन धोखेबाजों के पास आपकी सारी जानकारी चंद सेकंड में पहुंच जाती है और यहीं से ब्लैकमेलिंग का गंदा धंधा शुरू हो जाता है। बिना किसी गारंटी के लोन देने का ये काला कारोबार चीन से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये धंधा भारत के कई शहरों में फैल गया। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु में ऐप के कॉल सेंटर चल रहे हैं। कई यूजर की शिकायत पर गूगल ने भी बड़ा कदम उठाते हुए कई पर्सनल लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया। लेकिन अब भी हर मिनट कोई न कोई इनके जाल में फंस रहा है। पुलिस ने कई ऐसे चाइनीज ऐप की पहचान की। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इंस्टेंट लोन का शिकार हो जाता है और उसमें धोखा खा जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, किस नंबर से आया, किस ईमेल से बात हुई, किस नंबर से इंस्टेंट लोन की बात की, या इंस्टेंट ऐप खोलने के बाद किस किस नंबरों पे हमने कोई मैसेज दिया या क्या क्या मैसेज दिया, ये सब चीज़ें हमें तुरंत पुलिस को बतानी चाहिए। और पुलिस उसमें साइबर क्राइम का केस रजिस्टर करने के बाद
इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं जो ये क्राइम में लगे हुए हैं उनको पकड़ने में मदद कर सके। इंस्टेंट लोन लेने का ये रास्ता बेहद शॉर्टकट है, लेकिन इसी शॉर्टकट के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की कमाई और जान दोनों खतरे में पड़ सकती है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो बहुत सावधान रहिए और इस तरह के चीनी ऐप से कोसों दूर रहिए। बंगाल की बात करेंगे। बंगाल की सियासत में भाईजान की एंट्री क्या हुई है, सभी दलों की दिल की धड़कन तेज हो गई है। कोई ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बता रहा है तो कोई ममता का साथी। आखिर बंगाल चुनाव में ओवैसी क्या करने वाले हैं? क्या बिहार की तरह ही बंगाल में भी ओवैसी बड़ा कमाल करके सबको हैरान कर देंगे? फिलहाल ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवैसी की वजह से सियासी दलों के बीच जुबानी घमासान जरूर शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार, आवाज बुलंद होनी चाहिए। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं। ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা আমি জানতে চাই টিএমসি গভর্নমেন্টের কাছে। आपका साथ होता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। ओवैसी करेंगे किस पर चो, भाईजान किसको देंगे वो? हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब और फरशद साथ काम करेंगे। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, चुनाव में साथ होंगे भाईजान। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बंगाल में किसका कटेगा पत्ता, ओवैसी दिलाएंगे किसको सत्ता? भाईजान करवाएंगे किसकी जय, बंगाल में किसकी होगी विजय? क्या बिहार में एनडीए की सत्ता की वापसी असदुद्दीन की वजह से हुई थी? क्या ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सीटें बढ़ी है? क्या बंगाल के चुनाव से पहले ही बीजेपी और भाईजान के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? क्या बंगाल में एआईएमआईएम की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से सियासी हलचल तो काफी पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अब बीजेपी नेता साक्षी महाराज के एक बयान से सियासी हलचल भूचाल में बदल चुकी है। क्योंकि पहली बार बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने माना है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है और उनकी वजह से बीजेपी को बंगाल में जबरदस्त फायदा होने वाला है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट खेमों में जबरदस्त खलबली देखी जा रही है। विरोधी तो पहले से ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन खुद बीजेपी ने उनको अपना भाईजान बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। আমি যা খুশি করতে দিন, শুনুন আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, আপনার 2021 সালের 14ই মে, 13ই মে যদি কাউন্টিং হয় 14ই মে আমাকে বলবেন। যদি প্রভু আপনি বনগাঁর এই মঞ্চে বলে গিয়েছিলেন আমাদের যেদিকে মোটর বাইক র্যালি ছিল, এদের 14 তারিখ 5 তারিখ উঠিয়ে দিল্লির দিকে রওনা দিতে হবে। हम लोग तो पहले से कह रहे थे
कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, राज्य जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल के ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ओवैसी की बंगाल में एंट्री और साक्षी महाराज के इस बयान से सियासत में इतना उफान क्यों आ गया? इसकी एक ही वजह है कि बंगाल में ममता की पार्टी को मुसलमानों का बड़ा समर्थन हासिल है। इसीलिए सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया था। मोदी सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ जाकर ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कई आक्रामक बयान भी दिए, लेकिन ओवैसी की वजह से ममता का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला हिलता हुआ दिखाई देने लगा है। एआईएमआईएम के लिए मुस्लिम वोट बैंक ही आधार है, तो वहीं टीएमसी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है। एआईएमआईएम की नजर मुस्लिम वोटों पर है, वहीं टीएमसी और कांग्रेस के लिए नुकसान तय है अगर मुस्लिम वोट बिखर गए। एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक 3 हिस्सों में बटेंगे। वहीं अगर मुस्लिम वोट घटे तो टीएमसी और कांग्रेस को घाटा होगा और एनडीए को फायदा पहुंचेगा। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। ओवैसी जी जो है हमेशा से ही बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वोट काटने की राजनीति करते हैं, दूसरे पार्टी का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बिहार में साफ देखा गया, 25 सीटों में उन्होंने लड़ा, 5 सीटों में उनकी जीत हुई, पर 20 सीटों पे पूरी नुकसान जो है वो कांग्रेस और दूसरे पार्टियों का इन्होंने किया। तो और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम बंगाल में भी आएंगे, तो वो यहाँ पे सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि साक्षी महाराज के बयान का मतलब और विरोधी क्यों ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि ऐसा करके उन्होंने विपक्ष के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी थी, जिसकी वजह से एनडीए के सिर जीत का सेहरा बंधा था। एआईएमआई ने बिहार के मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में 5 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने महागठबंधन से सिर्फ 15 सीटें जीती थी। ऐसे में ओवैसी की 5 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। इसी की वजह से चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। बिहार में ओवैसी की पार्टी की जीत का आंकड़ा भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन सियासत में संदेश बहुत अहम होते हैं। सिर्फ 5 सीट जीतने वाले ओवैसी ने जिस तरह से बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है, उसी वजह से मुस्लिम वोटर्स का तीसरा विकल्प मिल चुका है। अगर कुछ फीसदी मुस्लिम वोटर्स तीसरे विकल्प को चुनते हैं तो ओवैसी का खेल बने ना बने, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस दोनों का खेल काफी हद तक बिगड़ सकता है। बंगाल में मुस्लिम वोटों का एक और आंकड़ा आपको समझाते हैं कि कैसे ओवैसी बीजेपी के लिए फायदेमंद और टीएमसी और बाकी दलों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स करीब 30% है। ये 30% मुस्लिम वोटर्स किसी की भी हार जीत में अहम माने जाते हैं। यानी ममता बनर्जी की सियासी कामयाबी 30% मुस्लिम वोटों पर ही टिकी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बाकी दल आते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 30% मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही चुनाव में उतर रही है, तो वो इन्हीं 30% मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा सकती है। यानी इनमें से सिर्फ 2% वोट भी बिखरा तो नुकसान टीएमसी को बड़ा हो सकता है। जब तक कोई क्लियर माने ये नहीं आता है, इस तरह का बात हवा में छोड़ देना ही तो बड़ा बात नहीं है, हैं? उसका सोच को देखना पड़ेगा। जो सही माने में वो सांप्रदायिक शक्ति को रोकना चाहता है, हैं? अगर ते वामपंथी लोग समझे
जो सही माने में कोई सांप्रदायिक शक्ति से लड़ना चाहता है तो वामपंथी लोग कभी पीछे नहीं रहा। वामपंथी लोग सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ हर वक्त लड़ाई लड़ा है और आज भी लड़ रहा है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज के बयान को बारीकी से समझने के लिए बंगाल में मुसलमानों के बीच बीजेपी की हालत देखनी भी बेहद जरूरी है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में एक भी सीट नहीं मिली थी। उस वक्त पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ 4.6% वोट ही मिले थे। लेकिन 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में एक सीट जीती और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 9.6% हो गया। यानी मुस्लिमों के बीच बीजेपी की छोटी बढ़त और ओवैसी की एंट्री दोनों ही ममता और कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से दूर कर सकते हैं। ओवैसी के पार्टी को लेकर टीएमसी या दूसरा पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन असली नुकसान उन्हीं का होता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने अब तक ममता सरकार का साथ दिया है। 2011 से लेकर 2016 तक विधानसभा चुनाव और 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के वजह से ममता बनर्जी अब तक सत्ता पे है। ओवैसी सिर्फ वोट कटर नहीं बल्कि मुस्लिमों के बीच टीएमसी का वोट बैंक का जो गणित है वो बिगड़ सकता है। एक तरफ ओवैसी को लेकर बंगाल में बवाल मचा है तो दूसरी तरफ ओवैसी चुनाव से पहले अपना होमवर्क करने में जुट चुके हैं। उनके कार्यकर्ता सूबे के उन इलाकों में जाकर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल चुनाव कितना दिलचस्प होगा इसकी एक झलक अभी से दिखाई देने लगी है। बंगाल में भाईजान की एंट्री से तो मुकाबला और भी मजेदार हो चुका है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा और मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। और उधर साक्षी महाराज ने ओवैसी को अपना साथी बताकर टीएमसी को एक बार फिर से चैलेंज कर दिया है। क्या कुछ कहा है देखिए। ममता दी की सरकार आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ आता है तो सब वफादार है। बीजेपी के खिलाफ बनेगा गठबंधन। बंगाल में कौन मनाएगा जीत का जश्न? भारत माता के जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग। चुनाव से पहले टीएमसी का ऑफर, कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर? जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे। बंगाल में किसने किया सरेंडर? बीजेपी के सामने किसको लगा डर? शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा। बंगाल के चुनावी रण को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने सूबे में डेरा डाला हुआ है, एक मुट्ठी चावल अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी महीनों में एक बार बंगाल दौरे पर रहते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल फतेह के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मिशन बंगाल पर पानी फेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों से साथ देने की अपील की, या फिर यूं कहें कि पार्टी ने बिहार की तर्ज पर वहां गठबंधन बनाने की अपील की है। टीएमसी ने बंगाल की विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। যে বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি আসল মুখ। আমরা বারবারই বাম কংগ্রেস বা যারা মনে করে যারা বলে তারা বিজেপি বিরোধী তাদের বলছি তোমাদের মমতা ব্যানার্জির পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ তিনি বিজেপির রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। यह अलग बात है कि टीएमसी के सियासी दांव की खुद कांग्रेस ने ही हवा निकाल दी। उल्टा कांग्रेस ने ही टीएमसी से उनके साथ शामिल होने का ऑफर दे दिया। हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के लिए टीएमसी को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने के इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। जो ममता सीधे तौर पर बीजेपी को ललकारती थी, अब उनकी टीएमसी के तेवर ढीले क्यों पड़ गए? क्या सही में
ममता बनर्जी को बीजेपी से कोई खतरा महसूस हो रहा है या फिर इसके पीछे उनकी कोई सोची समझी रणनीति है? टीएमसी के इस ऑफर को समझने के लिए हमें बंगाल की सियासत का बारीकी से आकलन करना होगा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर एक साथ ही मुकाबला कर रही है। राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके लिए चुनौती बन रही है, क्योंकि बंगाल में फतह के लिए पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों के फौज सूबे में उतार दी है, तो वहीं टीएमसी के बागी नेता भी उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। ममता इस वक्त अपने बागी नेताओं और पार्टी छोड़ चुके दिग्गजों की वजह से मुसीबत में है। बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके। शुभेंदु को ही नंदीग्राम आंदोलन का रणनीतिकार माना जाता। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची। मंत्री रह चुकी लक्ष्मी रतन शुक्ला टीएमसी से बाहर हो चुकी। इसके अलावा 6 विधायक भी ममता का साथ छोड़ चुके। साथ ही पार्टी के ग्राउंड वर्कर भी बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के ऑफर के पीछे की वजह आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं। और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। बीजेपी भले ही टीएमसी को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बात भी समझना जरूरी है कि सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। इससे पहले यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में 2 धुर विरोधी दलों की दोस्ती हो चुकी है। बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी अक्सर ये दावा करती रही उनका मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सूबे में क्या है तैयारी? अब कोरोना को हराने की बारी। वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। न्यूज 24 के मंच पर खास मेहमान वैक्सीन कॉन्क्लेव। वैक्सीन कॉन्क्लेव सुबह 10 बजे से लगातार। चाहा था जो मुझे मिल गया,